नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और जैसा कि पहले से तय ही था, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के साथ ही एक सवाल है और वो यह है कि इस चुनाव में यशवंत सिन्हा और कांग्रेस ने क्या खोया और क्या पाया। हार के अलावा आइए बात को मध्य प्रदेश और राजस्थान से शुरू करते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और विपक्ष के पास 100 विधायक है, जबकि इस चुनाव में केवल 79 वोट ही पड़े। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 19 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, यानी इस चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कांग्रेस हाईकमान के निर्णय के साथ खड़े नहीं हुए। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 75 वोट पड़े हैं, जबकि ध्यान देने की बात यह है कि बीजेपी के पास यहां पर 70 ही विधायक है। यानी यहां पर भी इससे साबित होता है कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फैसले से सहमत नहीं रहे हैं। वो क्यों सहमत नहीं रहे हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेकिन पहले कुछ आंकड़ों से राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम समझते हैं। पहली बात, द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को केवल 36% वोट मिले हैं। और दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में विपक्ष के 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सबसे ज्यादा असम में 22 क्रॉस वोट पड़े हैं। इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि हेमंत बिस्वा भाजपा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो परिणाम ला रहे हैं। असम के बाद मध्य प्रदेश में 19 क्रॉस वोट पड़े हैं। इसके साथ ही चौंकाने वाली बात यह रही है कि 17 विपक्षी सांसदों ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। और असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल, मेघालय, अरुणाचल, हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन प्रदेशों में भी विपक्ष के विधायकों ने भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। और तीसरी बात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में यशवंत सिन्हा को एक भी वोट नहीं मिला है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर ने विस्तार से कई रिपोर्ट दी है। इसके बाद अब इस बात को समझने की जरूरत है कि विपक्ष ने भाजपा से पहले यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा की थी, और उसके बाद जब भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की थी, तो उस समय गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। लेकिन ध्यान यह दिया जाना चाहिए कि इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 44 छोटी बड़ी पार्टियों ने समर्थन दिया है, और जो पार्टी विपक्ष में रह गई उनके विधायकों और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि उन्होंने समर्थन दिया है। और इससे सबसे ऊपर के पायदान पर कांग्रेस खड़ी हुई है इस क्रॉस वोटिंग में। यानी साफ साफ तस्वीर यह बन रही है कि यह चुनाव विपक्ष के आपसी मतभेद और अलगाव को भी दिखाती हुई एक तस्वीर है। और दूसरी बात, अब कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों से गलती कहां हो गई। इसके जवाब में एक ही बात कही जा सकती है। आप गौर कीजिए, 2014 के बाद से बदली हुई भाजपा, नरेंद्र मोदी की भाजपा हर चुनाव में एक बात का ध्यान रखती है, और वो यह है कि हर चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार की एक राजनीतिक कीमत होती है, एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। और यही बात भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव में भी साबित की है। नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय से उम्मीदवार उतारकर एक संदेश दे दिया, और वो यह है कि जो द्रौपदी मुर्मू का विरोध करेगा उसे एक राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी कारण द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाने पर नुकसान होने की गुंजाइश बन गई, और विपक्ष के विधायकों और सांसदों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखते तो आने वाले चुनाव में इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर उन सीटों पर जहां पर आदिवासी समुदाय का वोट महत्वपूर्ण है। क्योंकि विरोध करने पर यह मत बन रहा था कि जो विरोध में खड़ा हुआ है वो आदिवासी समुदाय के विरोध में राजनीति करने के लिए खड़ा हुआ है, और आदिवासी समुदाय के विकास के विरोध में खड़ा हुआ है। यही कारण है कि झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हेमंत सोरेन भी भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ में आकर खड़े हो गए। यह द्रौपदी मुर्मू की पॉलिटिकल वैल्यू रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आप गौर कीजिए, भाजपा के हर चुनाव में हर उम्मीदवार की एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। लेकिन आप सोचिए, क्या इस तरह की कोई पॉलिटिकल वैल्यू यशवंत सिन्हा की है? और मैं तो यह भी कहता हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार
मार्गरेट अल्वा की भी क्या कोई इस तरह की पॉलिटिकल वैल्यू है? जबकि जगदीप धनखड़ की एक पॉलिटिकल वैल्यू है जिसको राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह जाट समुदाय से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं और इन्हीं प्रदेशों में जाट समुदाय भाजपा के लिए चिंता पैदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने, जगदीप धनखड़ ने जो बंगाल में किया है उसको भी नहीं नकारा जा सकता है। ममता बनर्जी भाजपा से नहीं, वहां पर राज्यपाल से घबराई हुई थी, यानी वो केवल संवैधानिक जानकार ही नहीं है, वो संवैधानिक जानकारी का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, उसको इस्तेमाल में लाना भी जानते हैं। और यही कारण है उनकी एक राजनीतिक कीमत बनती है। और राजनीतिक कीमत यह बनती है कि अगर वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करेंगे तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा और चुनाव में जाट समुदाय की ओर से लाभ मिलेगा, यह अलग बात है। लेकिन आप एक बार फिर सोचिए, यशवंत सिन्हा और मार्गरेट अल्वा के जरिए कांग्रेस या फिर विपक्ष किस राजनीतिक समीकरण को साधना चाह रहे हैं? जो मैं पॉलिटिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, यह एक समझने वाली बात है। और यह बात इसलिए समझने वाली है क्योंकि आज की राजनीति का यही दौर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें यह बात मायने रखती है, पॉलिटिकल वैल्यू। और कांग्रेस के राहुल गांधी इन समीकरणों को साधने में कामयाब होते हुए नहीं दिखते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उनको इस तरह के समीकरण साधने नहीं आते। यह आज की कांग्रेस की राजनीति का एक सच है। इसीलिए इस सच पर आप भी अपने राय जरूर रखें। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।